एक छोटे से बच्चे से भी उसके हाथ का खिलौना मांगो तो वो हाथ पीछे खींच लेता है। पर आचार्य विनोबा भावे को विश्वास था कि देश ऐसा नहीं करेगा। देश के पैसे वाले जमींदार ऐसा नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे अपनी जमीनों को लेकर और भूदान आंदोलन में योगदान करेंगे। 1951 की बात है। आजाद हिंदुस्तान को जन्म लिए हुए बस 4 ही साल बीते थे। देश में भयंकर गरीबी थी। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। रोटी बनाने के लिए अन्न नहीं था। अन्न उपजाने के लिए जमीनें नहीं थी। और देश की इसी पीड़ा को एक भारी भीड़ के सामने आचार्य विनोबा भावे रख रहे थे। 18 अप्रैल 1951 के उस दिन तेलंगाना के उस छोटे से कस्बे में पुकार लगा रहे थे कि वो मान लें कि उनका एक बेटा और है, विनोबा नाम का, और ये मानते हुए उसको भी अपनी जायदाद का एक हिस्सा दे दें और विश्वास रखें कि विनोबा उनकी जमीनों को बेचेगा नहीं और न किसी को बेचने देगा। विनोबा उन जमीनों को बांट देगा उन जरूरतमंद किसानों में, उन जरूरतमंद गरीबों में, उन जरूरतमंद लोगों में जिनको जमीनों की जरूरत है, जिनको अन्न की जरूरत है, जिनको रोटी की जरूरत है। और लोगों ने पुकार सुनी विनोबा की। दोनों हाथ फैलाकर स्वागत किया उस आचार्य का जो गांव गांव नंगे पांव घूमता था, जमीनों को मांगता हुआ, जमीनों को दान में लेता हुआ। लोगों ने साथ दिया, जमीनें दान की, गांव के गांव दान किए और नींव पड़ी भूदान आंदोलन की। जीत हुई विनोबा के विश्वास की। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के एक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में 11 सितंबर 1895 को हुआ था। जब छोटे थे तो भागवत गीता की आवाज ने और बड़े हुए तो महात्मा गांधी की आवाज ने उनके जीवन को और उनके विचारों को प्रेरणा दी। 1916 में जब एक बार अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम देने मुंबई जा रहे थे तो बापू का भाषण पढ़ा और इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के सारे सर्टिफिकेट्स को आग के हवाले किया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कई बार जेल गए, 1920 में, 1930 में और करीब 5 साल के लिए 1940 में। और इन जेल प्रवासों का भरपूर उपयोग किया विनोबा ने साहित्य सृजन के लिए। भागवत गीता पर तमाम भाषण दिए। भागवत गीता पर दिए गए उनके भाषणों का जो संकलन है, टॉक्स ऑन गीता, वो इतना मशहूर हुआ कि आज दुनिया के तमाम भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। और सिर्फ भागवत गीता ही नहीं, उन्होंने द एसेंस ऑफ कुरान और द एसेंस ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग्स का भी सृजन किया, जो उनके वृहत साहित्यिक फैलाव को दर्शाता है। आचार्य विनोबा भावे को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने संस्कृत की तमाम कृतियां जो अब तक एक आम आदमी की पहुंच के बाहर थीं, उनको एक आम आदमी तक पहुंचाया। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। जब शरीर कमजोर पड़ने लगा तो आचार्य विनोबा भावे ने भोजन और दवा लेने से इनकार कर दिया और 87 साल की उम्र में 15 नवंबर 1982 को उन्होंने स्वेच्छा से समाधि ली। सम्मान इतना ज्यादा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो उस वक्त मॉस्को की यात्रा पर थीं, उन्होंने अपनी यात्रा को बीच में स्थगित किया और विनोबा के अंतिम संस्कार में पहुंची। जीवन के दौरान भी और जीवन के बाद भी उनको तमाम पुरस्कार और सम्मान मिले। 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। उनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत रत्न थे विनोबा। पर इन सारे पुरस्कारों से परे, इन सारे सम्मानों से परे, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे अलग बात है, वो ये है कि आज आचार्य विनोबा भावे को महात्मा गांधी का सच्चा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। स्वयं महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर मुझे किसी से ईर्ष्या होती है
तो विनोबा से होती है, उनके ब्रह्मचर्य से होती है। स्वयं महात्मा गांधी को जब इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहला सेनानी चुनना था तो उन्होंने आचार्य विनोबा भावे को चुना था। आचार्य विनोबा भावे एक संत थे, एक साहित्यकार थे, एक समाज सेवी थे, एक समाज सुधारक थे, एक सेनानी थे स्वतंत्रता संग्राम के। पर इन सब से परे वो सच्चे उत्तराधिकारी थे महात्मा गांधी के, उनके सत्य के और उनके सत्याग्रह के। बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो।